बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उखाड़ा। आज केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद आपको इजी एंड सिंपल जो तरीके से आसान वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें अबाउट लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन, एक्चुअली इसी नाम के साथ ये हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। लेकिन बच्चे थोड़ा सा आपने इस चीज़ को देखना है कि ये एक ऐसा काम है जिससे सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन नहीं होता, बल्कि इसको मज़ीद हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हमें इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी पता चल जाता है। एक्चुअली कोई भी कंपाउंड जब डिस्कवर किया जाता है, जब एक नया कंपाउंड बनाया जाता है, तो सबसे पहले दो चीज़ें हम उसके बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले पता लगाना होता है कि उसका मैस क्या है, वो मॉलिक्यूलर मैस कह ले, वो पता लगाया जाता है। दूसरा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता लगाया जाता है। अब अगर आप इन चीज़ों को देखें तो मैस, तो आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको निकालने के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू आते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे एक वीडियोस में, मैं इस बात पे हमारी एक वीडियो भी आ चुकी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। इस फार्मूला को आपने याद रखना है और इसी फार्मूला की मदद से हम ये फाइंड करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक n की वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा उसका एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए कि जितना एम्पिरिकल फार्मूला होगा हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ बताने का मकसद ये है कि नो डाउट इसने यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन का सिर्फ अलग एक जो है वो टॉपिक रखा हुआ है, लेकिन जब इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल हैं इससे रिलेटेड, उसके अंदर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने इसलिए ये लिखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने कैसे निकालना है, n के साथ मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला को। n कोई भी नंबर होता है और ये नंबर फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। वो मैस जो हमें उसका वो डायरेक्ट एनालिसिस से पता चला, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से या किसी भी तरह से हम उसका मॉलिक्यूलर मैस निकालते हैं पहले, तो n की वैल्यू जो है वो हमें उससे पता चलती है। n ये भी हमें एक इस पर भी वीडियो आ चुकी है एक कि आपने कैसे एम्पिरिकल n जो है वो कैसे निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, या आप ये कह लें मॉलिक्यूलर मैस, यही जो डायरेक्ट निकाल लिया जाएगा वो मैस लेंगे। और जो एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाला होगा, ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई भी फार्मूला होगा, जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला है उसका मैस आप नीचे लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मैस।
अब इन दो चीज़ों से आपको क्या पता चला, n की वैल्यू, ये कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर से हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब हमने इसको करना कैसे है, कुछ स्टेप्स में ये जो है बताया गया। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे फाइंड करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं हमारी बुक में, सब हम उन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहली बात, एम्पिरिकल फार्मूला आपने जब डिटरमिन करना है तो डिटरमिन करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। 4 में से 3 स्टेप तो है कंपलसरी, जो 4th वन है वो ऑप्शनल स्टेप होता है, वो हमें बाज़ दफ़ा करने की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ दफ़ा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, वो जो कंपाउंड है, वो जो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ज़ाहिर है कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। ग्लूकोज है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है, मीथेन है तो कार्बन, हाइड्रोजन है। तो जो भी वो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है, सबसे पहला काम उन एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करना। क्या फाइंड करते हैं जी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो जो कंपाउंड हमें दिया गया होगा, जो सैंपल हमें दिया गया होगा, उसमें जो जो भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मसलन कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी हो, उन सब की आपने अलग अलग परसेंटेज फाइंड कर लेनी। अब परसेंटेज फाइंड करने के 3 तरीके हम एक वीडियो में देख चुके हैं, बल्कि इस पे 2 वीडियोस आ चुकी हैं। एक तो होता है परसेंटेज में आपको वैल्यूज़ दी गई हों कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है और टोटल कंपाउंड इतना है, तो उसमें से आप परसेंटेज निकाल लेंगे। या ये होता है कि आपको फार्मूला जो है वो गिवन होता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन वो एक अलग से चीज़ है कि फार्मूला दिया हुआ होता है, उसमें से आपने परसेंटेज फाइंड करनी। इसमें फार्मूला नहीं दिया हुआ, लिहाजा वो टेक्निक यहाँ अप्लाई नहीं होगी। तीसरी चीज़ परसेंटेज निकालने के लिए एक कंबस्चन एनालिसिस है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो उसके अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं, उनकी परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके तहत हमने क्या करना है, उनकी परसेंटेज फाइंड कर लेनी है। दूसरी बात, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब मैंने यहाँ पे ग्राम एटम लिखा है। ग्राम एटम क्या होते हैं, इस पे भी एक वीडियो आ चुकी है, आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो मोल फाइंड करने या ग्राम एटम फाइंड करने, हमने बात की थी ग्राम एटम, जो चूंकि ये एलिमेंट हैं तो इसलिए हम ग्राम एटम की बात करते हैं। अगर मॉलिक्यूल हो कोई चीज़ तो हम ग्राम मॉलिक्यूल लिखते होते हैं, या ग्राम आइन या ग्राम फार्मूला मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए लिखते हैं, लेकिन इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, मोल फाइंड करते हैं। अब इसके लिए करते क्या है, ग्राम एटम फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ के मोल या ग्राम एटम कैसे फाइंड करते हैं। चूंकि ये चीज़ एलिमेंट है तो हम ये एक फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये पीछे हम इस पर डिटेल बात कर चुके हैं, इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर एटॉमिक मैस। अब ये जो मैस इन ग्राम है ना, यहाँ पे मैंने मैस लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे आप परसेंटेज भी लिखेंगे। परसेंटेज जो होगी वो उसका मैस ही होता है, पर 100 बताया हुआ होता है कि अगर 100 ग्राम कोई वो कंपाउंड है तो उसमें ये कितने ग्राम है, ये कितने ग्राम है, ये कितने ग्राम है, ये उनकी परसेंटेज होगी। तो हम या तो डायरेक्ट मैस दिया हुआ है इतने ग्राम है तो वो यूज़ कर लेंगे, और अगर मैस नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दी हुई है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड कर लेने। 2 स्टेप हो गए। अब ये हर एलिमेंट के लिए अलग निकालेंगे। कार्बन है तो उसके लिए अलग, हाइड्रोजन है उसके लिए अलग, ऑक्सीजन है उसके लिए अलग। मसलन कार्बन के ग्राम एटम आ जाएंगे, हाइड्रोजन के आ जाएंगे, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, जो भी उसके अंदर मौजूद।
अब जब आपने ग्राम एटम सबके फाइंड कर लिए, तीसरा पॉइंट है इसका कि आपने रेशो निकालनी है, एटॉमिक रेशो। अब जाहिर है ये कंपाउंड के अंदर जो है वो ये एलिमेंट मौजूद होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में सारे जुड़े हुए होंगे, एक पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ होगा। तो उस मॉलिक्यूल में वो उनकी आपस में क्या रेशो बनती है वो हमने निकालना। इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी ग्राम एटम सब के आए हैं, डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू, डिवाइड ग्राम एटम्स of each element by least number। ये लीस्ट नंबर कौन सा है? मसलन आपने कार्बन के भी ग्राम एटम निकाल लिए, हाइड्रोजन के भी निकाल लिए, ऑक्सीजन के भी निकाल लिए, नाइट्रोजन के भी निकाल लिए। तो इनमें से जिसके सबसे कम ग्राम एटम है, सपोज वो नाइट्रोजन के हों या वो ऑक्सीजन के हों, किसी के भी हो सकते हैं, तो जिसके सबसे कम ग्राम एटम होंगे उस पे सबको डिवाइड कर देना है। मसलन कार्बन को भी उस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, हाइड्रोजन के जो ग्राम एटम होंगे उसको भी उस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ऑक्सीजन को भी, नाइट्रोजन को भी, तमाम जो ग्राम एटम एलिमेंट के निकले हैं उन सब को उस लीस्ट वैल्यू से, जो ग्राम एटम में सबसे कम वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, उस पे सबको डिवाइड कर देना है। तो उन सब की आपस में एक रेशो निकल आएगी। चौथा स्टेप इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया कि वो ऑप्शनल भी है। जब आप सब की एटॉमिक रेशो निकाल लेते हैं, अगर तो वो होल नंबर में है, पॉइंट्स में नहीं है, तो फिर वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला कंसीडर होगा, यहाँ तक ही होगा, चौथा स्टेप नहीं होगा। क्या? जब हम एटॉमिक रेशो निकालेंगे और जो उनकी एटॉमिक रेशो है वो पॉइंट्स में ना हो, होल नंबर में आ जाए तमाम की, ये नहीं है कि 2 की आ रही है 1 की नहीं आ रही, या 3 की आ रही है 1 की नहीं आ रही, बल्कि सब की होल नंबर में आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर लेना है, वही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट, उनकी एटॉमिक रेशो निकालने के बाद उन एलिमेंट का जो आंसर आया वो पॉइंट्स में आया। अब एटॉमिक रेशो का मतलब ये है कि उस फार्मूला के अंदर कितने कितने एटम है एक दूसरे के लिहाज से, अगर वहाँ पॉइंट्स में लिखा जाएगा, मतलब 5.5 है। अब 5.5 का मतलब ये है कि 5 एटम पूरे हैं और 0.5 एक आधा एटम है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आधा एटम मौजूद हो, या तो वो कंप्लीट एटम होगा या नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं हो सकता किसी का फार्मूला। इसलिए हम करते हैं कि इस पॉइंट्स में अगर वो तीसरा ये काम करने के बाद कोई पॉइंट में आ रही है वैल्यू, तो उसको हमने फिर होल नंबर में चेंज करना है, और होल नंबर में चेंज करने के लिए उसको किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सूटेबल नंबर कोशिश करनी है कम से कम रखना है, हो सकता है ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करें उससे भी हो जाए, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने रखना है। तो सूटेबल नंबर से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट्स होगा। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सा सूटेबल नंबर है। मसलन 0.5 अगर आ रहा है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, होल नंबर में चेंज हो जाएगा। या 0.3 आ रहा है तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 हो जाएगा, वो तकरीबन 1 के इक्वल हो गया। तो ये जो है वो क्या होगा, होल नंबर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कौन से नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है वो उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा, जो यहाँ से हम एटॉमिक रेशो निकालेंगे उसके लिहाज से। ये हैं वो 4 स्टेप जिसकी मदद से हम किसी भी जो हमारे पास सैंपल दिया गया होगा या कोई एग्जाम्पल दी गई हो, तो हम इनकी मदद से उसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। अब देखें, इसी की रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है, एस्कॉर्बिक एसिड एक कंपाउंड है, ठीक है। उसको जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन सी होता है,
मुख्तलिफ फंक्शन के लिए भी बॉडी में हम उसको यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के तौर पर भी और डाइट में भी ये मौजूद होता है। एक्चुअली इसको जब एनालिसिस किया गया तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इतनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इतनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इतनी है। वो कहता है जी इसका एम्पिरिकल फार्मूला दें। जो एग्जाम्पल में है वो सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाएगा तो फिर उसका साथ वो मॉलिक्यूलर मैस बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ, सपोज हम उसी तरफ चलते हैं, ये बुक में नहीं है लेकिन ये इसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो 176 है। बुक में उसने सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला पूछा हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसको एक्सपेंड किया है कि हम इसको जो है वो ताकि एक प्रॉपर हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। 176 इसका मॉलिक्यूलर मैस है, ये मॉलिक्यूलर मैस है, ठीक है जी। अब उसने पहला स्टेप उसने करके दे दिया। पहला स्टेप क्या है जी? परसेंटेज फाइंड करना, यही है एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन में पहला स्टेप है परसेंटेज फाइंड करना। उसने डायरेक्ट हमें दे ही परसेंटेज दी है, ये काम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा स्टेप क्या है? एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम हम क्या करते हैं, 3 है, तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 40.92% है, हाइड्रोजन है 4.58% है, ऑक्सीजन है 54.5%। ठीक है, अगर 100 ग्राम कंसीडर करें ओवरऑल इसको तो इतने ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम हाइड्रोजन है, इतने ग्राम ऑक्सीजन है। क्या करते हैं ग्राम एटम फाइंड करने के लिए? ग्राम एटम हमने फाइंड करने हैं सब के, तो उसके लिए क्या करते हैं, जितना मैस हो या परसेंटेज हो उसको किस पे डिवाइड करना है? एटॉमिक मैस पे। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1.008 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16। जब हमने इनको एटॉमिक मैस पे डिवाइड किया तो कार्बन का आंसर आया है जी 3.41, इसका आंसर आया है 4.54 और इसका आंसर आया है जी 3.406। ये इनको सॉल्व करने के बाद इनके जो आंसर है वो ये है। अब हमने क्या किया, दूसरा स्टेप भी हो गया कि हर एक के ग्राम एटम फाइंड कर लिए। कार्बन के इतने ग्राम एटम हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के इतने हैं, ऑक्सीजन के इतने हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है? एटॉमिक रेशो फाइंड करना है। एटॉमिक रेशो के लिए क्या करना है? डिवाइड ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय लीस्ट नंबर है। तो ये जो लीस्ट नंबर इन तीनों में से कौन सा है? ये 3.406। इस पे सब को डिवाइड कर देते हैं। 3.406 है, इसको भी आप 3.406 पे डिवाइड करें, इसको भी 3.406 पे डिवाइड करें, इसका आंसर आया 1। अब रेशो की साइन देंगे क्योंकि रेशो निकाल लिए। इसका आंसर आया 1.33 और इसका आंसर आया 1। अब देखें, ये तो था हमारा तीसरा स्टेप करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1.33 है, ऑक्सीजन 1 है। तो क्या हाइड्रोजन 1.33 किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। 1.3 का मतलब ये है कि ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम तो पूरा है और दूसरा एटम का जो है वो तकरीबन तीसरा हिस्सा है। तो इसको हमने सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर होल नंबर में चेंज होगा। हम क्या करते हैं, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1.33 और 1, ये आंसर क्या आ जाएगा? 343। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये कार्बन है ना, कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 3, ये है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मसलन आप देखें, कार्बन कितना है जी? एक कार्बन होता है 12, 3 कार्बन कितने हो जाएंगे? 36।
हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, 3 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 48। अब आप इनको प्लस कर लें तो ये कितने बन जाएंगे, जी अब 88 आंसर आया है। ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला का मैथ्स, इसी का हमने निकाला है ना। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 4 ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके मैथ्स को 16 होता है 48, सबको प्लस किया तो 88 आया है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स जो है वो ये एम्पिरिकल फार्मूला से निकाला गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स मैंने आपको कितना बताया 176। तो इसके ज़रिए आप n की वैल्यू फाइंड करें 176 है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स, जो हमें डायरेक्ट टेक्निक से पता चल गया किसी दूसरी टेक्निक से। एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकाला, तो ये 88 है। तो कितना आंसर आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये n की वैल्यू इस केस में क्या है 2 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखें n की वैल्यू है 2, एम्पिरिकल फार्मूला है C3H4O3, यही है ना। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, इसको अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो जो कि यहाँ से हमें हासिल हो रहा है, ऐसे कर लें तो ये हो जाएगा कार्बन 6, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 6। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी मदद से आप इसी तरीका के तहत कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दे, उससे आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।